नमस्कार साथियों, स्टूडेंट साथी में आपका स्वागत है। मैं हूं कल्पना और आज हम रूस यूक्रेन विवाद के बारे में डिस्क्रिप्टिव चर्चा करेंगे, यानी कि पूर्ण विश्लेषण करेंगे। आइए देखते हैं रूस यूक्रेन विवाद है क्या और इसके क्या क्या आयाम हैं और इसके क्या प्रभाव पड़ेंगे विश्व पर और भारत पर। साथियों, जैसा कि जानते हैं आज ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड है, यानी कि वैश्वीकरण। इस दौर में किसी भी देश में विवाद होता है तो उसका असर सिर्फ दो देशों पे नहीं पूरे विश्व पर होता है। अगर रूस और यूक्रेन में इतना बड़ा विवाद है तो उसका कहीं ना कहीं भारत पर असर होगा। सबसे पहला असर होगा कि वहाँ रूस में और यूक्रेन में प्राकृतिक गैस का बहुत बड़ा भंडार है और यूरोपियन देश जो है रूस और यूक्रेन पर डिपेंडेंट है। अगर वहाँ पे विवाद होता है या युद्ध होता है, उस स्थिति में यूरोप के साथ, जैसा कि व्लादिमीर पुतिन जो कि रूस के राष्ट्रपति, वो बोल चुके हैं कि वो अपना गैस का जो सप्लाई है बंद कर देंगे। उस स्थिति में यूरोपियन देश है जो कजाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया पर बढ़ेंगे। उससे क्या होगा, जो जहाँ पर भारत है ऑस्ट्रेलिया पर निर्भर है या फिर कजाकिस्तान पर निर्भर है, तो हमारे यहाँ गैस का महंगाई बढ़ेगा। या फिर हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स और हमारे भारतीय बहुत सारे रहते रूस और यूक्रेन पर, तो उन पर भी प्रभाव पड़ेगा। बहुत चीज़ों के दाम बढ़ेंगे या बहुत प्रभाव हर स्तर पर पड़ेगा। देखते हैं कहाँ पर से विवाद उभरा और क्या हुआ और इसके क्या क्या आयाम हैं। सबसे पहले देखते हैं दिसंबर 2021 में क्या हुआ। यूक्रेन के राष्ट्रपति जिनका नाम है व्लादिमीर जेलेंस्की, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से सारे नाम आप लोग याद करके रखिएगा। यूक्रेन के राष्ट्रपति कौन है? व्लादिमीर जेलेंस्की। और नाटो के महासचिव, इस तरह के प्रश्न आते हैं कि कौन कहाँ, जैसे कि यूएन के महासचिव कौन है, नाटो के महासचिव कौन है? जेंस स्टोल्टेनबर्ग। नाटो साथियों बहुत महत्वपूर्ण हो चुका है पिछले वर्ष से काफ़ी ज़्यादा। जैसे कि अफगानिस्तान विवाद में भी अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने जैसे ही राष्ट्रपति पद पर आए तो बोले कि 11 सितंबर जो कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला का दिन है, वहाँ उस दिन तक अफगानिस्तान पे से नाटो के सारे सेना को वापस बुलवा लेंगे। और उन्होंने बुलवाया भी और अफगानिस्तान में विवाद बहुत स्तर पर दिखा। वही है कि यहाँ पर नाटो का कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस या अमेरिका का इतना इंटरफेरेंस हुआ कि रूस और यूक्रेन में ये विवाद हुआ। अब देखते हैं दिसंबर 2021 में यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की और नाटो के महासचिव जेंस स्टोल्टेनबर्ग के बीच मीटिंग हुई, जिसके कारण कहीं ना कहीं रूस है जो बहुत ज़्यादा इससे नाराज हुआ। और उसके बाद उसने वहाँ पर यूक्रेन का एक जो पूर्वी क्षेत्र है जिसे डॉनबास क्षेत्र के नाम से जाने जाते हैं, वहाँ पे रूस की सेना ने यूक्रेन की 4 सेना को मार दिया और उस क्षेत्र के आसपास करीब 1 लाख सेना भर दिया। और आज के टाइम में मिसाइल और टैंक जैसी स्थिति भी आ चुकी है। और रूस जो है हमेशा न्यूक्लियर अपना जो ये होता था न्यूक्लियर ड्रिल होता था अगस्त सितंबर में करता था, इस वर्ष अचानक से फरवरी और मार्च में कर रहा है। कहीं ना कहीं ये स्थिति देखने को मिल रही है कि युद्ध की स्थिति आ रही है। परंतु देखते हैं युद्ध होता है कि नहीं, पूरा का पूरा विश्लेषण करते हैं। अब जानते हैं यूक्रेन रूस के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। ऐसा क्या हो गया रूस जैसा देश जो किसी देश पर जल्दी हमला नहीं करना चाहता है, पूरी तरीके से यूक्रेन को कब्जा करने की क्यों बात कर रहा है? ऐसा क्या बात हो गई? सबसे पहला, यूक्रेन प्राकृतिक गैस का भंडार है, बहुत बड़ा ये भंडार है। दूसरा, सुरक्षा की दृष्टि से रूस के बाद यूरोप का सबसे बड़ा देश रूस है और उसके बाद दूसरा सबसे बड़ा देश है यूक्रेन। और जो हम इसका सीमा है बहुत बड़ा। देखिए साथियों, देखिए किस तरीके से आप यहाँ पर देख, ये है रूस और ये है यूक्रेन। इतना बड़ा सीमा है और यहाँ पर अगर किसी भी तरीके का अस्थिरता आता है तो कहीं ना कहीं रूस को प्रभाव होगा और आज भी सामरिक दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उसके बाद ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टि से देखें तो रूस और यूक्रेन का इतिहास एक है और सांस्कृतिक रूप से भी दोनों नस्लें भी उनके यहाँ एक ही तरीके से है। देखते हैं कब से कब तक क्या है। 1721 से लेकर के 1917 तक रूसी साम्राज्य यूक्रेन और रूस सहित बाकी और 15 सोवियत संघ के देशों के बीच में था। रूसी साम्राज्य की जो राजधानी थी वो थी मॉस्को। मॉस्को अभी कहाँ की राजधानी है? रूस की। ये सारे एक एक फैक्ट याद करिएगा प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, बाकी आपको पूरी कहानी मेंस में काम देगा जो कि बीपीएससी के पेपर 1 में आता है और काफ़ी अंतर्राष्ट्रीय संबंध से संबंधित कम से कम एक प्रश्न तो देता है, या ज़्यादा से ज़्यादा कभी कभी 2 से 3 भी देखा गया है। तो देखते हैं क्या है। रूसी साम्राज्य की राजधानी थी मॉस्को और प्रांतीय राजधानी थी कीव। कीव अभी साथियों आपको यूक्रेन की राजधानी है, तो यानी कि दोनों बहुत महत्वपूर्ण है।
रूस का जो बहुत सारा जो रूस की नस्लें हैं कहीं ना कहीं यूक्रेन में भी देखी जाती है, उनके पूर्वोत्तर भाग में। उसके बाद देखते हैं क्या हुआ रूसी साम्राज्य क्या हुआ कि रूस में एक क्रांति आई। रूस की क्रांति से 1917 में रूसी साम्राज्य हट गया। लेकिन क्या हुआ उसके बाद यूक्रेन है जो एक स्वतंत्र देश बना। लेकिन 1922 में यूएसएसआर, जिसे कहते हैं सोवियत संघ समाजवादी गणराज्य, यूएसएसआर का मतलब होता है सोवियत संघ समाजवादी गणराज्य। जनरली रूस वहाँ सबसे बड़ा देश है तो लोग सोवियत संघ को रूसी समझ लेते हैं, लेकिन ये नहीं है। इस यूएसएसआर का है मतलब है सोवियत संघ समाजवादी गणराज्य, यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ सोशल रिपब्लिक, यूएसएसआर। इसका गठन हुआ 1922 में। अब जिन लोगों ने यूक्रेन को आज़ाद किया उन्होंने ही अपने कब्जे में ले लिया, यानी कि समझ लीजिए कि पहले तो हमने आपको स्वतंत्र किया और उसके बाद दूसरों से और जाकर के खुद के कब्जे में ले लिया। और यहाँ पर 15 देश इसके सदस्य हो गए। यहाँ से लेकर के 1991 तक जब तक कि सोवियत संघ का विघटन नहीं हुआ तब तक ये सारे देश सोवियत संघ के ही भाग रहे हैं। अब यहाँ से एक और कहाँ पर क्या क्या फैक्ट होता है, चेंज होता है। 1939 से 1945 तक क्या होता है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर होता है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर किनके बीच हुआ था, मित्र राष्ट्र जो कि यूएसए, यूएसएसआर, फ्रांस और ब्रिटेन, और धुरी राष्ट्र जो थे वो थे जर्मनी, जापान और इटली। जैसा कि हम जानते हैं कि इसमें 1945 सेकेंड वर्ल्ड वॉर में मित्र राष्ट्र हैं जो जीत गए थे, उन्हें जीत हासिल हो गया था। लेकिन जीतने के बाद असली कहानी वहाँ पर से आती है। वहाँ पर क्या हुआ, जीते देखिए साथियों क्या है, यूएसए यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, अमेरिका है, फ्रांस और जर्मनी, ये तीनों देश पूंजीवादी देश हैं। जबकि यूएसएसआर यानी कि सोवियत संघ क्या है, साम्यवादी देश है। अब विचारधारा में इतना बड़ा विरोधाभास है, मतलब कि एक के पूर्व में जा रहा है, एक पश्चिम में जा रहा है, दोनों के बीच कहीं ना कहीं विवाद का यहाँ पर स्टार्ट हुआ। इससे दूसरा स्टार्ट हुआ, इसमें अमेरिका की एक बहुत बड़ी गलती थी। अमेरिका ने, जैसा कि आप जानते हैं, द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका के द्वारा जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में परमाणु बम का हमला हुआ था। तो अमेरिका ने इस बात को अपने ही पार्टनर यानी कि यूएसएसआर, फ्रांस और ब्रिटेन से छुपाया था। हमला करने के बाद पता चला कि अमेरिका ने इतना बड़ा एक हथियार रखा था जिसके बारे में सोचिए कि आपका ही दोस्त, आपके ही ग्रुप का, आप लोग मिल करके कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं और उस प्रोजेक्ट में सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट हो वो छुपा करके रखे, तो एक तरीके का ये धोखा था। तो कहीं ना कहीं यूएसएसआर इससे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया। और देख सकते हैं फ्रांस और ब्रिटेन से बड़ी शक्ति थी यूएसएसआर और यूएसए, दोनों एक बड़ी शक्तियों के बीच, यहाँ से क्या होता है, जीतने वाले ही देशों के बीच एक लड़ाई का या युद्ध का दौर आ जाता है। बट ये युद्ध डायरेक्ट नहीं लड़ा जाता है। इस दौर को 1945 से लेकर के 1991 तक के दौर को कहा जाता है कोल्ड वॉर, यानी कि शीत युद्ध। डायरेक्ट युद्ध नहीं होता है, शीत युद्ध होता है। दोनों को एक दूसरे को एक तरीके से पीछे हटाते हैं। उस दौरान क्या होता है कि 1949 में अमेरिका अपने कुछ देशों के साथ मिलकर के नाटो, जिसे कहीं कहीं नाटो भी कहा जाता है, उसका गठन करता है, जिसका फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हिंदी में कहा जाता है उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। साथियों, जैसा कि आप पिछले बीपीएससी में देख चुके हैं, क्वाड का डेफिनेशन डायरेक्ट क्वाड नहीं पूछता, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, इस तरीके के पूरे नाम देकर के प्रश्न को मोड़ देता है। तो ये हो सकता है नाटो ना देकर के दे दे नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, या फिर उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन क्या है, इसके सदस्य क्या हैं, इसके बारे में दे दे। और पिछले साल से जैसा कि मैं बता चुकी हूँ, नाटो काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रह चुका है। तो हो सकता है इससे संबंधित प्रश्न जो प्रीलिम्स में भी आए और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि अफगानिस्तान में भी कहीं ना कहीं इसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। अब देखते हैं इसका क्या, स्थापना कब हुआ था, 4 अप्रैल 1949, और इसमें स्थापना के समय कुल 12 देश थे और वर्तमान में अभी कुल 30 देश है। अंतिम देश है उत्तरी मैसेडोनिया। अब इसका मुख्यालय से भी संबंधित प्रश्न आते हैं, लगभग कई बार देखा जा चुका है हर जगह का। इसका मुख्यालय क्या है, कहाँ है, ब्रुसेल्स, जो कि है बेल्जियम में। अब नॉर्थ अटलांटिक का मतलब कैसे गठन हुआ, नॉर्थ अटलांटिक जैसा कि जानते हैं ये है अटलांटिक महासागर। यहाँ पर ऊपरी जो क्षेत्र देखते हैं वो है नॉर्थ अटलांटिक, नीचे है साउथ अटलांटिक।
तो नॉर्थ अटलांटिक माना जाता है कि दुनिया का सबसे व्यस्ततम समुद्र मार्ग है। अब देख सकते हैं अमेरिका एक बहुत बड़ा पूंजीवादी देश है, इधर यूरोपियन देश है अटलांटिक के आसपास, इन लोगों ने मिलकर के एक संधि संगठन बनाया। अब इस संगठन ये संगठन एक आम संगठन के तरह नहीं है, इस संगठन के भी बहुत बड़े रूल्स हैं। दूसरा एक और पहले पॉइंट बता दे रही हूँ, इसका एलाइड कमांड का मुख्यालय यह है मॉन्स में, जो कि बेल्जियम में है। इसका सबसे बड़ा रूल है कि अगर इस संगठन के साथी देश है, जितने भी 30 देश हैं, इस देश के किसी भी सदस्य देश पर या तो हमला होता है या इनकी किसी के साथ युद्ध होती है या युद्ध की स्थिति आती है, तो ये सभी देश 30 के 30 देश उस पर हमला करेंगे, एक साथ लड़ेंगे। कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा इस ग्रुप के सदस्य देशों के साथ लड़ने पर दूसरे देश के साथ बैकफुट पे आ जाते हैं। यहाँ पर नाटो की स्थिति आ जाती है। उसके बाद तुरंत 1956 में या 1950 सोवियत संघ ने इसके आंसर में क्या दिया, रिप्लाई में वर्साय पैक्ट ऑफ वर्साय बोला जाता है या वर्षा की संधि हिंदी में बोला जाता है। ये क्या किया, इसमें कौन कौन बना है, सोवियत संघ और पूर्वी यूरोपीय देश। इसमें आपको देखते हैं कौन कौन से देश थे, पोलैंड, पूर्वी जर्मनी, चेकोस्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया और बुल्गारिया। इसमें अब आप सोच रहे होंगे साथियों कि भारत कहाँ है, क्या नाटो का सदस्य बना या वर्षा संधि का सदस्य बना। कहीं ना कहीं ये सवाल मन में आएगा जब पूरे विश्व में कहा जाता है कि 1945 से लेकर के 1991 के बीच दुनिया 2 ध्रुवों में बट चुकी थी, 2 गुटों में। एक था नाटो, एक तरफ अमेरिका का गुट था, एक तरफ सोवियत संघ का गुट था, यानी कि वर्षा। भारत जैसे कई जो देश थे उन्होंने इन दोनों ग्रुप को क्या कहा, नहीं हम नहीं जुड़ेंगे, क्योंकि उस दौरान भारत तुरंत स्वतंत्र हुआ था और एक गरीब देश था या फिर बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे। भारत के ही जैसे बहुत सारे देश थे जो इन गुटों में जुड़ करके खुद को बर्बाद नहीं करना चाहते थे। तो भारत और भारत सहित भारत ने उस टाइम पे, भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। उस टाइम पर उन्होंने मिस्र के अब्दुल नासिर वहाँ के राष्ट्रपति थे, यूगोस्लाविया के मार्शल टिटो थे राष्ट्रपति, इंडोनेशिया के थे राष्ट्रपति सुकुर्नो और घाना के एंक्रुम, इन सब ने मिलकर के 1955 में डिसाइड किया कि वो लोग दोनों गुटों में शामिल ना होंगे। उन्होंने गठन किया नाम का नॉन अलायंस मूवमेंट, जिसे हिंदी में गुट निरपेक्ष आंदोलन कहा जाता है, जिसका सबसे पहला शिखर सम्मेलन हुआ था यूगोस्लाविया जो कि बेलग्रेड में है। इसमें जब बना था उस टाइम 25 देश थे, आज ये 120 देश है, क्योंकि ये सभी देश सोचे कि हम गरीब हैं, विकासशील देश हैं। अगर हम अमेरिका के अगेंस्ट जाते हैं तो क्या होगा, अमेरिका से हमारा बिजनेस खत्म। अगर हम रूस के अगेंस्ट जाते हैं तो रूस के साथ हमारा खत्म। कहीं ना कहीं एक का सहयोग खत्म होना हमारे लिए बहुत बड़ा लॉस था और हम किसी भी तरीके से गुट में शामिल नहीं होना चाहते थे। तो इस तरीके से भारत ने नाम का गुट निरपेक्षता का यानी कि तटस्थता की स्थिति, इस स्थिति को कहते हैं ना तो किसी का साथ देना और ना किसी की विरोध, ना हम अमेरिका के साथ हैं ना रूस के साथ हैं, ना दोनों के विरोध में, यानी कि हम एक शांति से अपना बस विकास चाहते हैं। देखिए जैसे कि अमेरिका एक पूंजीवादी देश है, अगर आप उनके साथ छोड़ देते हैं तो हमारा बहुत बड़ा बिजनेस का लॉस हो जाएगा। अब आज के टाइम में ही देख लीजिए, हम आत्मनिर्भर कितने भी बन गए, लेकिन हमारा आत्मनिर्भरता के बाद भी 60% रक्षा का जो उपकरण होता है हम रूस से खरीदते हैं। उसके अनुसार अगर आज भी देखें तो हम रूस से भी अगर कनेक्शन तोड़ देते हैं तो हमारा बहुत बड़ा लॉस हो जाता है। हाल में कहीं ना कहीं S-400 का आप लोगों ने नाम सुना होगा। S-400 इसका जो भारत ने बहुत बड़ा ये है जो रूस से खरीदा, एक तरीके का एक मिसाइल है। तो हम रूस से भी रिश्ता नहीं तोड़ सकते हैं ना अमेरिका से। कहीं ना कहीं हमारा आज भी वही स्थिति है जो स्थिति उस समय था। तो आज भी कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि भारत आज भी शांत और गुट निरपेक्षता को ही फॉलो कर रहा है। और जहाँ तक बात है हमारी विदेश नीति की बेसिक पॉइंट है। अब देखते हैं क्या क्या हुआ 1991 में। क्या हुआ कि 1991 में उस समय सोवियत संघ के राष्ट्रपति थे मिखाइल गोर्बाचेव और अमेरिका के राष्ट्रपति थे रोनाल्ड रीगन। सोवियत संघ में क्या हुआ, उस समय तेल की कीमतों की बहुत गिरावट हुई, तेल की कीमत का गिरावट हुआ। और जो रूस का ये भाग है, रूस के भाग में बहुत ज़्यादा प्राकृतिक गैस और रूस ये तेल का ही सबसे ज़्यादा ये है क्षेत्र है। अगर तेल का जो प्राइस गिरेगा तो कहीं ना कहीं रूस पे प्रभाव पड़ेगा ही। और जो ये राष्ट्रपति थे मिखाइल गोर्बाचेव, इनकी नीतियां जो बहुत उदारवादी थी और बहुत ऐसी स्थितियां आई जिससे सोवियत संघ का विघटन हुआ। उसी दौरान देखते हैं अमेरिका के राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन बहुत ज़्यादा अग्रेसिव थे और उनकी नीतियाँ बहुत अच्छी थी। तो सोवियत संघ का क्या हो गया, विघटन हो गया।
उससे 15 देश बने, नए देश बने। 3 बाल्टिक देश थे, एस्टोनिया, लताविया, लिथुआनिया, और 5 केंद्रीय एशियाई देश। इसको लेकर के क्वेश्चन आने का संभावना है। एससीओ क्या है? कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये सारे वैसे तो 5 केंद्रीय एशियाई देश है, इनको मिला, भारत को भी मिला करके ये क्या है, एससीओ एक संगठन है। इससे रिलेटेड नहीं है, लेकिन आपको कहीं ना कहीं आईआर से 4 से 5 प्रश्न देता है, तो ये संगठन कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण हो जाते हैं। ये देश ही कहीं ना कहीं एससीओ का गठन करते हैं। तो एससीओ को आप डिस्क्रिप्टिव खुद से पढ़ लीजिएगा, या आगे जब समय मिलेगा तो हम लोग भी बता देंगे। अब देखते हैं 3 पूर्वी यूरोपीय देश, इसमें कौन कौन है? बेलारूस, मोल्डोवा और यूक्रेन। एससीओ के बारे में मैंने इसलिए बोला कि पहली बार भारत के उपराष्ट्रपति ने इसकी अध्यक्षता की थी पिछले साल, इसलिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। उसके बाद है एक यूरेशियाई देश जो है रूस, और 3 ट्रांस कॉकेशियाई देश है जो आर्मेनिया, अजरबैजान और जॉर्जिया इससे जुड़ा। अब आते हैं यूरोपियन यूनियन, यहाँ तक 1991 तक होता है, पूरी तरीके से 15 देश बन जाते हैं रूस और यूक्रेन सहित। ये नहीं कि सिर्फ रूस के बाद, रूस और यूक्रेन के साथ ये सारे देश अलग होते हैं सोवियत संघ का विघटन के बाद। अब उसके बाद रूस का कहना है कि जब सोवियत संघ का विघटन हो ही गया तो अब वर्षा की संधि और नाटो की कोई प्रासंगिकता नहीं है, तो उसने वर्षा की संधि को ऑलमोस्ट खत्म कर दिया। लेकिन नाटो अमेरिका ने कहीं ना कहीं खत्म नहीं किया, उसके बाद भी नाटो में जोड़ते रहे। अब आते हैं वर्ष 2013 में। 2013 में क्या हुआ कि यूक्रेन ने कहा कि वो है जो यूरोपियन यूनियन को ज्वाइन करेगा। ये बात रूस को पसंद नहीं आई, क्योंकि यहाँ पर जो बहुत बड़ा व्यापार है वो रूस नहीं चाहता था कि इस पर है जो यूरोपीय देश का एकाधिकार हो, उस पर वो अपना एकाधिकार खोजता था। यूरोपियन यूनियन का नियम है कि एकल बाजार, कहीं ना कहीं ये पूरी तरीके से यूरोप के लगभग देश को एक बाजार के पर आधारित है। अभी इसमें कितने देश हैं ये सारा याद कर लीजिएगा। अभी यूरोपियन यूनियन के देश सदस्य देश है 27 देश हैं, उसमें 10 देशों ने यूरो को अपनाया है अपनी मुद्रा के रूप में। इसमें सब साथियों सबसे बड़ा बात है 27 देशों में से 21 क्या है, नाटो के सदस्य हैं। अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या हुआ कि रूस ने मना किया कि यूक्रेन को कि आप हैं जो यूरोपियन यूनियन को ज्वाइन ना करें, उन्होंने हर तरीके से रोका। और कहीं ना कहीं 2013 में वहाँ के राष्ट्रपति मान गए, लेकिन वहाँ इतना बड़ा एक विद्रोह हुआ, जन विद्रोह, जिसे देख करके लोग उनके राष्ट्रपति को निष्कासित कर दिया गया। और उसके बाद यूक्रेन ने यूरोपियन यूनियन को 2014 में ज्वाइन कर लिया। और इसके परिणाम स्वरूप रूस इस बात से इतना नाराज था कि यूक्रेन का एक क्षेत्र है जिसे कहते हैं क्रीमिया, यहाँ पर आप देख सकते हैं क्रीमिया, यूक्रेन के जस्ट नीचे है क्रीमिया। 2014 तक ये था, ये है जो यूक्रेन का भाग था, लेकिन 2014 में रूस ने इसे अपने कब्जे में ले लिया, यूक्रेन के जस्ट नीचे। अब इसके बारे में बताती हूँ क्रीमिया के साथ क्या कहानी है। क्रीमिया 1954 तक कहीं ना कहीं रूस का भाग था। रूस के ही एक नेता ने क्रीमिया को यूक्रेन को गिफ्ट के तौर पे दिया था, लेकिन जब इस तरीके से यूक्रेन रूस के विरोध में जा करके यूरोपियन यूनियन में जुड़ गया तो क्या हुआ कि क्रीमिया को रूस ने अपने कब्जे में ले लिया। अचानक से मार्च में क्या किया कि उनके संसद और सरकारी भवनों पर एक तरीके से अपना अधिकार जमा लिया और एक जनमत संग्रह करके और उसे अपने कब्जे में ले लिया। एक तरीके से वो लोग कहते हैं, कहीं ना कहीं बाद में प्रूफ हुआ कि ये गलत तरीके से था। उसके बाद क्या हुआ कि क्रीमिया विवाद के बाद G7, जैसा कि जानते हैं G7 जो ग्रुप है, ग्रुप ऑफ 7 जिसे कहा जाता है, उसमें से रूस को हटा दिया गया। G7 ग्रुप का जो गठन हुआ था 1975 में, 1997 में रूस जुड़ा था जिसे का नाम G8 हो गया, लेकिन 2014 से इसे हटा दिया गया। अब इसके बाद हो सकता है इस तरह का प्रश्न ना आए, इसका कोई भी मुख्यालय नहीं है और रोटेशनल वाइज इसका क्या होता है, अध्यक्षता होता है या मीटिंग होता है, शिखर सम्मेलन। 46वां जो शिखर सम्मेलन था ये हुआ था अमेरिका में, जिसको उस टाइम के जो राष्ट्रपति थे अमेरिका के, उन्होंने किया था, उसमें वर्चुअल मीटिंग हुआ था। अभी इसके बाद 47वां जो मीटिंग हुआ 2021 में ब्रिटेन में। अब ये महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है G7 का 47वां मीटिंग जो होता है उसमें, क्योंकि भारत, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण कोरिया और दक्षिण अफ्रीका को कहीं ना कहीं इनवाइट किया गया था। G7 का जब गठन हुआ था
1975 में, तो उस समय के जो बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं थे वो है जो G7 का भाग हुई थी। लेकिन आज जो अर्थव्यवस्था की दृष्टि से देखें तो भारत कभी 5वां कभी 6ठे स्थान पर रहता है। इस तरीके से वो जो अर्थव्यवस्थाएं 1975 में ऊंचे स्तर पर थी, आज कहीं ना कहीं भारत से पीछे है। तो डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिका के प्रेसिडेंट है वो मांग कर रहे थे कि G7 में भारत को जोड़ने के लिए, तो भारत को एज ए गेस्ट बुलाया गया था ब्रिटेन में, जो लंदन में हुआ था मीटिंग। इसलिए ये 67th BPSC हो या फिर आपको CDP हो या आगामी कोई भी एग्जाम हो, ये मीटिंग कहाँ हुआ था, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है ब्रिटेन के लंदन में, क्योंकि इंडिया को एज अ गेस्ट बुलाया गया था। अब आगे देखते हैं 48वां जो होगा इस साल होगा वो जर्मनी में होगा। तो ये तीनों याद कर लीजिए। 46वां हुआ था अमेरिका में, 47वां हुआ था, 46वां डोनाल्ड ट्रंप किए थे वो वर्चुअल था, उसमें बोले भारत को शामिल करना चाहिए। 47वां जो ब्रिटेन में हुआ उसमें भारत एज अ गेस्ट गया था, और इस बार होना है जर्मनी में। और जर्मनी और भारत का रिश्ता बहुत अच्छा भी चल रहा है, बहुत ज़्यादा। जर्मनी और फ्रांस के साथ भारत की विदेश नीति अभी बहुत ऊंचे स्तर पर है। अब देखते हैं क्या है क्रीमिया। अब जैसा कि बता चुके कि क्रीमिया विवाद के बाद G7 से हटा दिया गया, यानी कि G8 से हटा दिया गया, रूस को बन गया G7। अब आते क्रीमिया पर। क्रीमिया क्या है, 2003 की संधि के बाद इसे डिसाइड किया गया था कि कर्च जल मार्ग या फिर कह सकते हैं जल संधि और अजोव सागर रूस और यूक्रेन के बीच जल सीमा बनाएंगी। जल संधि क्या होती है, जल डमरू मध्य भी उसे कहा जाता है। ऐसा तंग जल मार्ग जो दो बड़े पानी या समूहों को जोड़ता है। जैसे कि आप देखिए यहाँ पर है आपको काला सागर, जो कि आपको यूक्रेन के जस्ट नीचे है, ये है काला सागर। यहाँ पे है आपको अजोव सागर। इसके बीच का जो क्षेत्र है इसे कहा जाता है क्रेच, इसका नाम है जलडमरू मध्य है। तो ये जो क्रेच है, जो जलडमरू मध्य, इसको याद कर लीजिएगा, किसे किसे जोड़ता है, अजोव सागर और काला सागर को। और ये एक समय पर यूक्रेन और रूस के बीच सीमा निर्धारित करता था। लेकिन आज तो कहीं ना कहीं क्रीमिया जब भागी हो गया, भारत ने क्रीमिया को एक तरीके से रूस का ही भाग मान भी लिया है, भले ही उसे। अब आते हैं अजोव सागर पे। अजोव सागर यहीं से प्रीलिम्स आप सोचते होंगे ज्योग्राफी आता कहाँ से है। ज्योग्राफी के जो प्रश्न आते हैं यही सब जो करेंट से रिलेटेड होते हैं, वही सब प्रश्न आपको कहीं ना कहीं आ जाते हैं। अजोव सागर, अजोव सागर क्या है, इसके पश्चिम में है जो आपको यूक्रेन है, देख सकते हैं। अजोव सागर की स्थिति देख सकते हैं, काला सागर के जस्ट ऊपर आपको दिखेगा यूक्रेन के नीचे एक छोटा सा है आपको अजोव सागर। पश्चिम का मतलब ये जो क्षेत्र हो गया, पश्चिम में यूरोप हो गया, और इसके पूर्व में आपको क्या हो गया, एशिया। पूर्व में भी नहीं कह सकते, दक्षिण में एशिया हो गया। अब उसके बाद देखते हैं क्या क्या है इसकी स्थिति में, क्या क्या इंपॉर्टेंट है। अजोव सागर का तो हो गया, इसके पूर्व में इसका जो पश्चिम में यूक्रेन का क्राइमिया प्रायद्वीप, प्रायद्वीप है क्राइमिया प्रायद्वीप। आपको ये सारे PDF में नाम मिल जाएंगे, अगर टफ भी लग रहा हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप पढ़ लीजिएगा। उत्तर में इसकी यूक्रेन है। इस तरह का प्रश्न आता है, कई बार मैप दे देता है और मैप से रिलेटेड पूछता है कि ये है क्या, अलग अलग देश का नाम भी पूछ देता है। रूस, प्रीलिम्स का बता रही हूँ कि प्रीलिम्स में इस तरीके के प्रश्न आते हैं। रूस है जो अजोव सागर के क्या है, पूर्व में आ जाता है। अब क्रीमिया के उत्तर में अजोव सागर तथा दक्षिण में क्या है, काला सागर। क्रीमिया देख लीजिए, क्रीमिया 2014 से काफ़ी विवाद में रहा है, क्योंकि यूक्रेन और रूस के बीच में कहीं ना कहीं क्रीमिया के बहुत बड़े निवासी हैं जो है रूसी नस्ल के आते हैं, इसलिए ये रूस में चला गया एक तरीके से। आप देखिए क्रीमिया के नीचे आपको आता है काला सागर, ये एरिया है, और ऊपर है जो अजोव सागर है। अजोव सागर क्या है, विश्व का सबसे उथला सागर है। प्रश्न आ सकता है विश्व का सबसे उथला सागर, प्रश्न डायरेक्ट नहीं आते, प्रश्न इसी में से घुमा करके आते हैं, तो होगा अजोव सागर। उथला का मतलब छिछला भी हो सकता है। अब आते हैं काला सागर पे। काला सागर के जो आसपास के देश हैं वो है आपको बुल्गारिया, रोमानिया, यूक्रेन, रूस, जॉर्जिया, एशिया, तुर्की। तुर्की साथियों जैसा कि जानते हैं एशिया में भी आता है, यूरोप में भी आ जाता है बीच। और एक है जलडमरू मध्य, तुर्की जलडमरू मध्य, जो काला सागर को भूमध्य सागर से जोड़ता है। अब देखते हैं इसमें क्या क्या है। इसके एक साइड यूरोप है, इसके पश्चिम में, पूर्व में इसके एशिया है। अब देखते हैं काला सागर क्या है। यहाँ क्या है, ऑक्सीजन की भारी कमी है, तभी तो यहाँ देखते हैं कि बहुत चीज़ें तैर जाती है, सामान वगैरह में। ऑक्सीजन की भारी कमी है यहाँ। अब यहाँ क्या है,
तुर्की जलडमरू मध्य, ये जो क्षेत्र आप देख रहे हैं फिजिकल मैप में आप देखिएगा, ये जो आपका क्षेत्र हो जाता है यहाँ, ये है तुर्की जलडमरू मध्य। तुर्की जलडमरू मध्य के अंतर्गत आ जाता है डार्डानेल्स, बास्फोरस और मरमरा। अब देखते हैं बास्फोरस जल संधि ये किसको किसको जोड़ता है, काला सागर और मरमरा सागर को, और डार्डानेल्स जल संधि किसको किसको जोड़ता है, काला सागर और एजियन सागर को। तुर्की जलडमरू मध्य और एजियन सागर संयुक्त रूप से काला सागर को भूमध्य सागर से जोड़ते हैं। साथियों, ऐसा नहीं कि विवाद से सिर्फ विवाद को याद करना, इन्हीं विवाद से कई बार प्रश्न आ जाते हैं ज्योग्राफिकल टर्म को लेकर के भी। डायरेक्ट नहीं आता है तो प्रश्न इनडायरेक्टली आ ही जाता है। तो उसके पास का कौन सा क्षेत्र है आपको, काला सागर, तो काला सागर के बारे में पूरा और अजोव सागर के बारे में भी पूरा जो भौगोलिक स्थिति है उनके बारे में मैंने बता दिया। अब देखते हैं हालिया विवाद। हालिया विवाद क्या हुआ है, जो यूक्रेन का पूर्वी क्षेत्र है, यूक्रेन का पूर्वी क्षेत्र में एक स्थान है जिसे कहा जाता है लुहांस्क, दूसरा स्थान है डोनाक्स, दोनों को संयुक्त रूप से कहा जाता है डॉनबास। दोनों को संयुक्त रूप से क्या कहते हैं, डॉनबास। लुहांस्क और डोनाक्स को संयुक्त रूप से कहते हैं डॉनबास। ये हो सकता है प्रश्न आ सकता है क्योंकि ये क्षेत्र इस साल बहुत ज्यादा खबरों में रहा है। इसी क्षेत्र में रूस के सैनिकों ने यूक्रेन के 4 सैनिकों को मार दिया, और कहा जाता है अमेरिका या बहुत सारे यूरोपियन देश ये बता रहे हैं कि ये जो यहाँ पर का जो क्षेत्र के जो लोग हैं कहीं ना कहीं रूसी नस्ल के हैं, और रूस के नस्ल के होने के कारण यूक्रेन का ही सेना का विरोध करते हैं, और इसका फायदा कहीं ना कहीं उन्हें भड़काने का काम कहा जा रहा है कि रूस कर रहा है। और उसके बाद क्या हुआ कि यूक्रेन मीटिंग किया, जैसा कि मैंने शुरू में बताया, नाटो के महासचिव से अपने आप को सेफ करने के लिए। उसे लगा जैसे कि आपको क्रीमिया ले लिया, कहीं ये मेरा ये वाला क्षेत्र ना ले ले, लोगों को भड़का करके। तो उसके बाद रूस क्या कर रहा है, यहाँ पर अपने लगभग 1 लाख सैनिक और मिसाइल वगैरह सब कुछ तैनात कर दिया, यहाँ तक कि वो अपना हमला इसके उत्तर का जो देश है बेलारूस तक से करवा रहा है। अब इसे देखते हैं, ऑलरेडी रूस क्या डरा हुआ है कि आप देख सकते हैं, रूस के ही 2 पड़ोसी देश ऑलरेडी पहले से, एक है लताविया, एक है लताविया ये जो है, और एक है लिथुआनिया, यहीं पर आपको लिथुआनिया भी आता है। ये दोनों पड़ोसी देश हैं, दोनों ऑलरेडी नाटो का सदस्य देश हो चुका है। अभी देखिएगा तो अभी जो अगर रूस पे हमला करने से पहले भी अगर नाटो सोचे तो उन्हें 1600 किलोमीटर तक हमला करना पड़ेगा, लेकिन जैसे ही वो यूक्रेन में आ जाते हैं, जैसे ही यूक्रेन नाटो का सदस्य बनता है तो रूस पर एक साथ 30 या कह सकते हैं यूक्रेन के जुड़ने के बाद 31 देश, अभी तो फिलहाल आप 30 ही देश याद रखिएगा, एक साथ हमला कर सकते हैं, और वो भी बहुत नज़दीक से बॉर्डर से। इसीलिए रूस नहीं चाह रहा है कि यूक्रेन नाटो का सदस्य बने। रूस ने डायरेक्टली कह दिया, रूस के राष्ट्रपति ने, कि अगर यूक्रेन है जो नाटो का सदस्य बनता है तो वो यूक्रेन को अपने कब्जे में ले लेंगे, पूरे यूक्रेन को, ना कि सिर्फ इस क्षेत्र के। इस क्षेत्र के लोग ऑलरेडी विरोध कर रहे हैं यूक्रेन का ही, क्योंकि वो चाह रहे हैं कि रूस से जुड़ जाए, उन्हें रूसी अलगाववादी कहा जाता है। अब आते हैं रूस की राजधानी, स्टोरी तो पूरी हो गई, जो फैक्ट है वो देखते हैं। रूस की राजधानी पे आते हैं। रूस की राजधानी क्या है, मॉस्को। यूक्रेन की राजधानी है कीव है जो नाइपर नदी। अब हो सकता है प्रश्न पूछ ले नाइपर नदी कहाँ है, तो वो है यूक्रेन की राजधानी कीव के पास। हो सकता है कि ये सिर्फ यूक्रेन ऑप्शन दे, या हो सकता है कीव दे, क्योंकि नाइपर नदी बहुत इस बार चर्चा में रहा। अब देखते हैं रूस के जो राष्ट्रपति है उनका नाम है व्लादिमीर पुतिन। यूक्रेन के जो राष्ट्रपति उन्हें वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की नाम है, दोनों का नाम ऑलमोस्ट सेम ही है। रूस की मुद्रा है रूसी रूबल, यूक्रेन की मुद्रा है वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की। दोनों बहुत ठंडा क्षेत्र है, यूक्रेन और रूस का भी ऊपरी भाग, ये क्षेत्र बहुत जनरली माइनस डिग्री टेम्परेचर रहता है क्योंकि ध्रुवों के नज़दीक है। अब आते हैं यूक्रेन के आसपास के जो देश हैं कौन कौन है, हंगरी, यहाँ पे पहले आता है पोलैंड, हंगरी, स्लोवाकिया, बेलारूस, रूस, क्रीमिया भी अब रूस का भाग है, रोमानिया, और नीचे इसके काला सागर है, और ऊपर नहीं, क्रीमिया के ही ऊपर नीचे कह सकते हैं, यूक्रेन के नीचे ही ओजोव सागर है। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे इनके बीच क्या होना चाहिए, सब लोग का सुझाव है मिन्स्क कहाँ है, आपको बेलारूस की राजधानी है, तो मिन्स्क 1 ने इसका मीटिंग हुआ था 2014 में, रूस और यूक्रेन के बीच 12 सूत्रीय शांति समझौता हुआ था।
उसको लोग कह रहे हैं कि फिर से समझौता करिए और शांति बहाल करिए। दूसरा मिन्स्क 2 हुआ था 2015 में फ्रांस और जर्मनी के बीच जब विवाद हुआ था। अब सभी देशों का कहना है कि इसमें इस तरह का समझौता किया जाए। अब भारत की स्थिति आज के टाइम में क्या है? भारत क्रीमिया विवाद में भी शांति से तटस्थ रहा, कुछ नहीं बोला, और आज भी 2020 में जब यूक्रेन ने क्रीमिया में या फिर इन क्षेत्रों में मानवाधिकार की बात तो उठाई, तो भारत ने यूक्रेन के विरोध में वोट किया था। उस समय भारत ने अपने सहयोगी या फिर कह सकते हैं साथी जो थे उन रूस का साथ देकर के रूस के समर्थन में वोट दिया था। इस तरीके से देखते हैं कि पूरा विश्व इस विवाद से जुड़ा हुआ है। भारत भी इससे अछूता नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं अमेरिका और जो अमेरिका अपना इंटरेस्ट दिखा रहा है, और अमेरिका अपना इंटरेस्ट दिखा रहा है ताकि इनके जो प्राकृतिक संसाधन है उस पर अपना एक कब्जा कर ले। और रूस है जो नाटो के जुड़ने से डरा हुआ है। अब भारत दोनों के पक्ष में बोलने से डर रहा है। अब साथियों, जैसा कि जानते हैं कि वर्तमान वैश्वीकरण के दौर में कोई भी विवाद दो देशों का ना रख करके पूरे विश्व का हो जाता है, और स्पेशली जब इतने बड़े बड़े संगठन जुड़ जाए। इसलिए ये जो टॉपिक है ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। हर एक एग्जाम, आपको बीपीएससी हो, सीडीपीओ हो, सचिवालय सहायक हो, या फिर यहाँ तक कि यूपीएससी जैसी परीक्षाओं में भी ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट हो जाती है। और बीपीएससी का जो मेंस होगा उसका पेपर 1 में सेक्शन बी में के लिए भी आप मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारे पॉइंट याद कर सकते हैं, ताकि डिस्क्रिप्टिव में एक एक फैक्ट आप लिख सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट, साथी से जुड़ने के लिए आगे भी जुड़े रहिएगा। थैंक यू।